नमस्कार प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 2.1 में पहला सवाल है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने ये ग्राफ दिया हुआ है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं कि इसमें px x की में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो x की शून्यकों की संख्या उतनी होगी जितने x अक्ष पर जितने कट होंगे, जितने आपको कट बिंदु मिलेंगे x अक्ष पर, उतना ही शून्यक देगा। तो आपको ये तो पहले ही पता है कि y अक्ष, खड़ी रेखा y अक्ष होती है और जो पड़ी रेखा है वो x अक्ष होती है, और x अक्ष पर जितने कट हैं वही x अक्ष के शून्यक होंगे। तो देखो पहला सवाल, देखो पहले सवाल में आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी कट नहीं है, यानी x अक्ष को छू के ही नहीं जा रही है रेखा। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। तो इसमें आपको 0 लिखना है, ठीक है। अब देखो दूसरा ग्राफ को, दूसरे को ध्यान से देखो। इसमें जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है ना, एक बिंदु पर काट रहा है। तो इसका मतलब जो x है उसका मान क्या होगा, तो x अक्ष पर जब काट रहा है तो इसका मतलब इसके x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। तो जो दूसरा ग्राफ है उसका आंसर आएगा 1। अब तीसरे ग्राफ को देखो। तीसरे ग्राफ में x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। एक तो यहाँ पे, दूसरा प्लस वाली साइड में दो जगह काट रहा है, ठीक है। तो जो 2 जगह काट रहा है तो इसका मतलब x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 यहाँ 2 इधर, तो कुल 3। तो शून्यकों की संख्या हो गई 3, ठीक है। इसी तरह चौथे ग्राफ पे चलो। चौथे ग्राफ में x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर। तो जितने कट होंगे उतने ही शून्यक होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अब चौथे के बाद पांचवें सवाल पे, पांचवा जो ग्राफ है उसको देखो ध्यान से। x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। 4 बिंदुओं पर ये x अक्ष को विभाजित कट कर रहा है। तो इसका मतलब x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसी तरह छठे सवाल में आप देखो, ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1, 2 और 3। 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की। इसमें देखो द्विघात समीकरण 2.2 शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा द्विघात बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, द्विघात बहुपद या व्यापक समीकरण हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझी थी कि बहुपद जो है द्विघात भी होते हैं और रेखिक बहुपद भी होते हैं, त्रिघात भी होते हैं। लेकिन जिस व्यंजक की 2 घात अधिकतम हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे व्यापक समीकरण क्या होगी द्विघात की, ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें देखो a क्या है, x² का गुणांक है। ये a जो है वो क्या है, x² का गुणांक। इसको समझो, क्योंकि द्विघात जो समीकरण होगी ना इस रूप में होगी, ठीक है। b क्या है, x का गुणांक है, ये x का ये भी गुणांक है। और c क्या है, ये अचर पद है। हमने अचर पद और चर पदों के बारे में भी कर रखा है, तो ये अचर पद है। अच्छा, जो शून्यक होते हैं वो किस रूप में होते हैं, इनके जो शून्यक होंगे वो अल्फा, जो इस रूप में लिखा जाता है, और एक होता है बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा के रूप में शून्यक होते हैं, जो आगे हम और अच्छी तरह समझेंगे। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c क्या होगा, अचर पद होगा। इस रूप में समीकरण होगी।
अच्छा, अल्फा बीटा जैसे मैंने बताया कि शून्यकों में को अल्फा और बीटा के रूप में लिखा जाता है। शून्यकों का जो योगफल होगा, शून्यकों का योगफल किस रूप में होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्यक है, और अल्फा प्लस बीटा का जो शून्यकों का जो योगफल व्यंजकों के साथ जो संबंध होता है वो -b/a के रूप में होता है। ये भी मैं जब सवाल में इसका प्रयोग करेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, अगर हम अल्फा और बीटा क्या है, गुणन, ये शून्यक हैं, अगर इनका गुणनफल करें तो वो किस रूप में होता है? c/a के रूप में। देखो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का संबंध इस व्यंजक, इस द्विघात बहुपद से होता है, b a, ठीक है, इसी तरह c और a। तो इस पूरे समीकरण को अगर हमें समझ में आ गया, ये पूरी समीकरण, ये पूरा समझ में आ गया तो हम 2.2 अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब आगे हम 2.2, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसमें ये जो सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को हमें हल करना है। तो पहला सवाल अपने हल करते हैं। x² - 2x - 8, ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है। इस समीकरण को हमें हल करना है। जो पहला सवाल का पहला प्रश्न है कि पहले तो इसको हल करो, शून्यक निकालो और फिर इस सत्यता की जांच करो। तो देखो शून्यक किस तरह निकलेंगे। सबसे पहले तो हमें इसे गुणनखंड विधि से, जैसे 8वीं क्लास 9वीं क्लास में हमने किया है, 8वीं क्लास में भी थे ये, कि ऐसी संख्या में ढूंढनी है कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल के बराबर आए। इन दोनों का गुणनफल यानी 8x², ठीक है। और जब हम उन्हीं संख्याओं को जोड़े घटाएं तो बीच वाली संख्या यानी -2x के रूप में आनी चाहिए। 2x और 8x चाहिए हमें। गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने घटाने पर ये आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसी में हमें वो संख्या मिलेगी। अब जैसे मैंने किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है और 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो मैंने क्या लिखा, वो संख्या कौन सी होंगी, ये तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। माइनस अंदर क्या लिखना है, 4 में से अगर मैं 4x में से अगर मैं 2x घटा दूं, 4x में से 2x घटा दूं तो क्या बच जाएंगे 2, और इन दोनों को जब गुना करूंगा तो 4 दूनी -8, -8 आएगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे यहां लिख दोगे। अब इस कोष्टक को खोलो, कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर माइनस का निशान है, निशान चेंज हो जाएंगे। ये 4x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 2x किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि कोष्टक के बाहर अगर माइनस का निशान होता है तो अंदर वाले निशान चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन बताओ क्या आया, इन दोनों में कॉमन आया x, ठीक है। x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x - 4। इन दोनों में कॉमन आएगा प्लस का 2, ठीक है। प्लस का 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x, 2 चौके 8, ठीक है। वही 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में हमने किया, वही गुणनखंड विधि है। यहां मैं लिख देता हूं, ये लिखना भी है आपको, गुणनखंड विधि से, क्योंकि सवाल के अंदर ही उसने लिखा है कि शून्य ज्ञात करो, तो हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब इसके ये 2 गुणनखंड हो गए, एक तो x - 4 और एक हो गया x + 2, यानी इन दोनों को एक बार लिखना है और इसको एक बार, ठीक है। अब इसके शून्य के निकालेंगे। यदि देखो बराबर क्या है, बराबर है 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करने है ना, शून्य ज्ञात करने तो बराबर क्या है 0। तो यदि
मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, यदि किसी का शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, 4 का पक्षांतर किया, x बराबर क्या आ गया, 4। अच्छा, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, 2 का पक्षांतर किया तो दूसरा शून्य क्या आ गया, -2। तो इसके दो शून्य का आ गया, एक तो 4 और एक -2। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, चाहे इसको बीटा मान लो या उसको अल्फा मान लो, एक ही बात है। तो ये एक हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब इसी के अंदर देखो, सवाल के अंदर उसने लिखा है कि सत्यता की भी जांच करो। तो अब जांच किस तरह होगी देखो, तो इसी सवाल के अंदर हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को देखेंगे। समीकरण को ध्यान से देखो, समीकरण हमें क्या दी हुई थी, समीकरण दी हुई थी हमें x² माइनस 2x माइनस 8, ये समीकरण दी हुई थी ना, यहां लिख दो, दिया है। ठीक है, अब इसमें a का मान बताओ क्या है। देखो, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो जिसके साथ कोई भी x संख्या नहीं है वो c होता है। ठीक है, तो इसमें अब देख के बताओ a कौन है। x² के साथ किसका गुणांक है, कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 गुणांक है। b के साथ, b यानी x के साथ कौन है, b कौन है, -2, और c अचर पद, तो c कौन है, -8। अगर माइनस का है तो माइनस का 8 लेना है, प्लस का है तो प्लस का लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब वही सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इसी के आधार पर हम जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने करते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दिया है तो यहां x बराबर 1, a बराबर 1 और b बराबर -2, c बराबर -8 हो गया। तो शून्यकों का सबसे पहले अपने निकालते हैं योगफल। योगफल ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या है, -b/a। अल्फा और बीटा कौन है, ये रे 4 और -2, तो 4 में जोड़ना है माइनस को 2 को। b का मान क्या है, देखो b का मान है -2, तो माइनस तो पहले से ही है, b का मान और -2 आ गया, बटे में a का मान क्या है, 1। ठीक है, अब इसको हल करो, 4 -2, तो ये जुड़ेंगे घटेंगे, 4 में से 2 गए प्लस के 2। ठीक है, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो प्लस का 2 आएगा ये। ठीक है, अच्छा, ये देखो कोष्टक के बार माइनस है, मैंने बताया भी कोष्टक के बार जब माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2, ये हमारी जांच हो गई, इसका मतलब सही है। अब इसी तरह हम शून्यकों का योगफल के बाद करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल किस रूप में लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये देखो c/a, c/a, यानी इस व्यंजक के साथ c/a का संबंध है शून्यकों का। तो अल्फा बीटा क्या होना है, वही है 4 इंटू -2 बराबर, c का मान क्या है, -8, a का मान क्या है, 1। अब देखते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी 4 दूनी -8 और 8 एकम 8, दोनों पक्ष बराबर है, योगफल भी सही है और गुणनफल भी सही है। तो ये हमने सत्यता की जांच कर ली। जो शून्यक हैं और उनके गुणांक हैं, उनके बीच जो संबंध है, उनकी सत्यता की हमने ये जांच कर ली। ये जो शून्यक हैं, उन शून्यकों की इस व्यंजक के साथ, इस बहुपद के साथ जो संबंध है, उस संबंध की ये जांच है। तो ये पहला सवाल आपका इस तरह ये पूरा हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल, इस दूसरे सवाल में उसी गुणनखंड विधि से हमें करना है कि गुणा करने पर 4 इन दोनों का गुणनफल, यानी 4 एकम 4 आए, और जब उन संख्याओं का जोड़ या घटाव करें तो ये संख्या -4s बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, दिमाग पर जोर लगाओ, कि गुणा करने पर 4 आए, लेकिन जब इनका जोड़ घटाव भी करें हम तो भी 4 आए। तो अंदाजा लगा कोई, देखो 2 इंटू 2 बराबर 4, और जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो वो संख्याएं, इस 4s की जगह हम वो संख्याएं 2 और 2 लेंगे। तो इसी तरह मैं लिखता हूं इसको,
4s², ठीक है, माइनस मुझे लेना है 2s प्लस 2s, क्योंकि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 4s आ जाएगा, प्लस ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा 1, ठीक है, बराबर 0। अब इस कोष्टक को खोलेंगे उसी तरह, 4s² माइनस, बाहर माइनस है तो ये 2s माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 1। अब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन आ गया 2s, अंदर बच गया 2 दूनी 4, 2s माइनस 1। इन दोनों में कॉमन कोई है? कोई भी कॉमन नहीं है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा उसमें 1 लेना है आपको, लेकिन 1 हम लेंगे माइनस का। अब क्यों माइनस का 1 लेंगे? देखो, माइनस का 1 बाहर लिया तो ये 2s किसका हो गया? प्लस का हो गया, और ये प्लस का 1 है किसका हो गया? माइनस का। क्यों हो गया? क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो निशान चेंज हो गए, और जब इसका वापस गुना करेंगे तो ये निशान फिर चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है, वापस यही आ जाएगा -2s प्लस 1। और एक दूसरा कारण ये है कि ये 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये दोनों बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी हमारा ये गुणनखंड विधि से हल हो पाता है। अब इन दोनों में से एक बार लिख लो, 2s माइनस 1 और ये भी आ गया 2s माइनस 1, दोनों एक जैसे हैं। अब इसके शून्यक निकालेंगे, ठीक है। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो बताओ किसका पक्षांतर करोगे? 1 का। 1 माइनस का इधर जाके किसका हो गया? प्लस का। अच्छा, उसके बाद फिर 2 को लेके जाओगे, 2 गुणा में तो इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो 1/2। एक शून्यक तो ये निकल गया, यानी अल्फा निकल गया। अब हमें बीटा निकालना है तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो यही आंसर इसका आएगा। s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों गुणनखंड सेम है, इसलिए शून्यक भी सेम ही आएंगे, तो ये बीटा आ गया। अल्फा और बीटा दोनों आ गए, ठीक है। अब हमें करनी है जांच, ठीक है। जांच करनी है तो हमें वही लिखना है। अब देखो, हमारे पास जो बहुपद है वो 4s माइनस 1 प्लस 1। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इस सवाल के शुरू में कि जो s² का या x² का गुणांक होगा वो a होगा, और जो x का गुणांक होगा वो b होगा, और जो अचर पद होगा वो c होगा। तो इसमें बताओ a कौन है? a बराबर 4, b कौन है? b भी है 4, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 4 है, ठीक है। और c कौन है? c है 1, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि s² का गुणांक जो होगा वो a होगा, s का गुणांक 4 होगा, और क्योंकि मैंने जब सवाल ये शुरू कराया था तो यही चीज आपको समझाई थी कि x² का गुणांक a, x का गुणांक b, क्योंकि यहाँ x की जगह कौन आया है? यहाँ x की जगह है s। कोई बात नहीं है, s आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जांच करते हैं अपने, सबसे पहले शून्यकों का योग निकालते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए अल्फा यानी शून्यकों का योग करेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा है ना शून्य के योग, और शून्य के योग का जो गुणांक के साथ संबंध होता है वो -b/a होता है। ये गुणांक का संबंध है, ये शून्यक है। तो शून्य क्या है? 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। b का मान देखो यहाँ पर क्या है? -4, माइनस तो पहले से ही है, और b का मान -4 और रख दिया। a का मान कितना है? 4, ठीक है। अब 1/2 आधा और आधा कितना हो गया? आधा और आधा हो गया 1। ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधे में आधा जोड़ा तो 1 बन गया।
अच्छा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4/4, और 4 में 4 का भाग दिया तो क्या आ गया, 1 बराबर 1। शून्यकों का योग निकालने के बाद हमें शून्यकों का गुणनफल और ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2 बराबर C कितना है, C यहाँ पर है 1 और A कितना है 4, तो 1/4। ठीक है, तो इसका भी क्या आ गया, इसका भी आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग के साथ हमने सत्यता की जांच कर ली है इसके। ये शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा ये शून्यक है, और ये शून्यकों का हमने इस बहुपद के साथ, इन गुणांकों के साथ हमने यहाँ संबंध की सत्यता की यहाँ जांच होगी है। ठीक है, तो इस तरह ये आपको पहला सवाल करना है। अब सवाल नंबर 3 में देखो, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसमें ये सही क्रम में नहीं है, उसने तो कुछ अचर पद को तो बीच में दे दिया, x का गुणा यहां दे दिया, तो हम इसका पहले तो क्रम सही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले x² होता है, फिर x की घात 1, यानी घटते क्रम में बड़ी घात पहले, छोटी घात बाद में, और सबसे लास्ट में अचर पद। इस क्रम में हमेशा बहुपद होता है, तो हमने इस क्रम में इसको लिख दिया। अब वही तरीका कि गुणा करने पर 6 तिया 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो बताओ कौन सी संख्या है वो, कि ऐसी संख्या गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7x आए। तो 18 मैंने बताया ना तरीका, कि अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर दो 18 के। ठीक है ना, 6 तिया 18, तो कितने का गया, 2 का, फिर 3 का, फिर गया 3 का, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब इसको गुणा करके देखेंगे कि बीच में 7x बच जाए। जैसे मैंने लिया 3 तिया 9, 9 में से 2 गए, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7। सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 3 9 हो रहा है। फिर इसको कर रहा हूं तो इससे भी नहीं हो रहा, हाँ ये सही हो रहा है, 3 तिया 9, 9 और में से 2 गए 7, तो 11 बीच वाला। और जब इनका गुणा करते हैं, यानी 9 को 2 से गुणा करते हैं तो बचता है 18, और 9 में से जब 2 घटाते हैं तो बचता है 7, तो हमें 7 ही चाहिए ना। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 6x²। ठीक है, बाहर माइनस का निशान लगा लेते हैं क्योंकि ये माइनस का है। अंदर क्या लिखेंगे, 9x में से घटाने हैं 2x, 9x में से 2x गए 7x, सिंपल सी बात है। -3 ये बाकी है, बस आपको ये संख्या ढूंढनी होती है गुणनखंड विधि में, और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये संख्या ढूंढनी आपको आ गई तो ये सवाल आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये थोड़ा अभ्यास करोगे, मैंने तरीका बता दिया, इस तरह अभ्यास करके आप संख्याओं को ढूंढने का प्रयास करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इस कोष्टक को खोल लो, 6x² माइनस, अब बाहर माइनस का निशान है तो निशान चेंज हो जाएंगे, 9x माइनस का, 2x प्लस का हो गया, -3 बराबर 0। अब वही तरीका, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन अंकों में तो है 3, क्योंकि इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3, 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जाता हो, तो 3 सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में भाग जाता है। और उसके बाद x का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 3x दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो 3x कॉमन ले लिया, अब 3x का इसमें भाग दिया, क्या बच गया 2x, इसमें 3x का भाग दिया तो x से x कट गया, 3 तिया 9। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया ना जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें एक कॉमन होता है, तो हम प्लस का 1 लेंगे, माइनस का 1 नहीं लेंगे, क्योंकि सेम यही बचाना है हमें, सेम इसके जैसा ही बचाना है, इसलिए प्लस का 1 हमने कॉमन लिया। ठीक है, अब वही 2 गुणनखंड आ गए, एक तो आ गया 2x माइनस 3, और एक गुणनखंड आ गया 3x प्लस 1। अब यहां लिखेंगे हम, यदि
2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो इसका शून्य क्या होगा? तो बराबर 0 रखा, पक्षांतर किया, 3 का पक्षांतर किया तो 3 किसका हो गया? प्लस का। अब 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 गुणा में है तो किस में चला गया? भाग में, तो 3/2। इसी तरह इसका भी शून्य निकालेंगे, बराबर 0, 1 का पक्षांतर किया तो 1 किसका हो जाएगा? इधर जाकर माइनस का, 3 गुणा में है और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 3 किस में चला जाएगा? भाग में। तो ये 2 इसके शून्य आ गए। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा, ये 2 शून्य किसके आपको मिल गए। अब 2 शून्य मिल गए तो आपको वही तरीका कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बहुपद लिख लेना है। ठीक है, जो सही क्रम में लिखा है वो बहुपद लिख लिया। अब इसमें a का मान बताओ क्या है? a का मान है 6, b का मान -7 और c का मान है -3। ठीक है, अब वही करेंगे अपने, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या था? शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा कितना है? 3/2 और बीटा कितना है? -1/3। ठीक है, b का मान देखो क्या है? -7, माइनस पहले से ही है तो एक और माइनस आ गया बटे में। a का मान 6 तो बटे में मैंने 6 कर दिया। अब ये दोनों का हर अलग अलग है तो दोनों का लैसे लेंगे, दोनों का 3 दूनी 6 लैसे आ गया। ठीक है, अब 2 का इसमें भाग दिया, 3 3 9। वही जो भिन्न वाले सवाल होते हैं, इसका इसमें भाग देंगे, जो उत्तर आएगा उसका ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा। इसी तरह इसका इसमें भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर वाले के साथ गुणा हुआ -2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस का 7/6 और ये 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। ये तो शून्यकों का योग हो गया। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा यहां पे है 3/2 इंटू बीटा है -1/3 बराबर c का मान देखो यहां पर क्या है? -3, तो c का मान मैं लिख दूंगा यहां पर -3 बटे में a का मान 6, तो a का मान मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 6 रख दूंगा। ठीक है, अब इसका गुणा किया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया? -1/2 बराबर, ये भी कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी -1/2। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, ये दोनों ही हमने सत्यता की जांच कर ली कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हमारा जो शून्यक है 3/2 और -1/3 सही है। अब देखो ये जो चौथा सवाल दिया है, इसमें दिया है 4u - 8u बराबर 0। देखो इसमें सिर्फ 2 ही पद है, द्विपद है, ये अचर पद है ही नहीं इसमें। तो ये किस तरह होगा? ये गुणनखंड विधि से हो नहीं सकता, क्योंकि गुणनखंड विधि में हमें अचर पद, तीनों पद चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जो 3 सवाल किए थे गुणनखंड विधि से किए थे, लेकिन अब ये गुणनखंड विधि से नहीं होगा। 2 पद है तो ये गुणनखंड विधि से भी आसान हो जाएगा। कैसे? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? सीधा इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम। इसमें कॉमन हो गया 4। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है? u, तो u को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? 4 का इसमें भाग दिया, एक u से एक u कट गया, तो एक u बच गया यहाँ। और यहाँ क्या बच जाएगा? 4 दूनी 8 यानी 2। तो ये इसके हमने गुणनखंड कर लिए। शून्यक तभी निकलते हैं जब किसी बहुपद के हम गुणनखंड कर लें। तो हमने गुणनखंड कर लिए, संभावित जितने गुणनखंड थे कर लिए। अब इसके शून्यक निकाल दो। ठीक है, अब इसके शून्यक निकाल दो। यदि
4u, एक शून्य क्या है इसका, एक शून्य क्या है, 4u बराबर 0। एक तो गुणनखंड ये रहा, एक गुणनखंड ये रहा, तो इन दोनों के बराबर हम 0 रखेंगे। तो 4 का पक्षांतर किया तो 0 के बटे में 4 चला गया। क्योंकि 0 के बटे में किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसको मान क्या आता है, 0 आता है। तो u का मान एक शून्य का आ गया 0। ठीक है, एक गुणनखंड के आगे 0 रख लिया, अब दूसरे गुणनखंड के आगे 0 रखते हैं। u माइनस 2 बराबर 0। 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 किस में चला जाएगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस में था, 0 के साथ प्लस में चला गया। तो ये दूसरा गुणनखंड आ गया 2। ठीक है, तो अच्छा ये प्लस का, ये जो सवाल है ना, ये माइनस लगा दिया, ये प्लस का, ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस का निशान है। ठीक है, ये प्लस है, तो ये इसका पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा 0 बीटा माइनस 2, यानी 2 शून्य ज्ञात कर लिए। अब 2 शून्य ज्ञात कर लिए तो वही तरीका, अब बताओ इस बहुपद को देखकर बताओ a कौन है, a बराबर 4, क्योंकि स्क्वायर का जो गुणनखंड होगा वही उसका बहुपद होगा। b कौन है 8, और c यहां पर है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, तो c का मान क्या लेना है आपको, 0 लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है माइनस का 2। माइनस बी कितना है 8 और ए 4। 0 में माइनस 2 जोड़े तो क्या आ गया माइनस 2, और माइनस 8 में जब 4 का भाग दिया तो क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो ये शून्यकों का योगफल। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहां लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किस तरह ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणा कर देंगे, और गुणांक के साथ क्या संबंध है, c बटे a। ठीक है, तो शून्य का 0 इंटू बी, यानी बीटा है -2, c का मान 0, a का मान 4। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आता है, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये हमने जांच कर ली, सत्यता की जांच। ठीक है, तो ये जांच होगी हमारी, ये गुणनखंड, ये दोनों शून्य और ये जांच। तो इस तरह ये हमारा चौथा सवाल पूरा होता है। उसके बाद अपने 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल भी कुछ इसी तरह ही है, जैसे इसमें 2 पद दे रखे थे। ठीक है, 5वें सवाल में भी आपको 2 पद हैं, क्या, t² -15, इसके भी आपको शून्य निकालने हैं। तो वही तरीका, पक्षांतर करेंगे। t² बराबर बताओ क्या आ गया, क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो है नहीं, इसमें तो हमने कॉमन लेके कर लिया था, लेकिन इनमें दोनों पदों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 15 का पक्षांतर कर देंगे। 15 किसका हो गया, प्लस का। अब ये t का वर्ग हटाएंगे। आपको पता है कि किसी भी संख्या का जब वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या किस में चली जाएगी, इसका भी वर्ग हट जाएगा, यानी ये 15 का जो कि वर्गमूल होता नहीं है, तो ये किस में चला गया, अंडरूट में। और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी संख्या जब अंडरूट में होती है तो वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, दोनों ही संख्या उसको माना जाता है, क्योंकि जो अंडरूट में संख्या आएगी वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, तो दोनों ही संख्या होंगी। तो बस अब इसका शून्य ज्ञात कर दो। अब जैसे t बराबर, एक तो आ गया प्लस का √15, ठीक है, और एक t बराबर क्या आ गया, माइनस का √15।
15। तो ये 2 शून्य को इसके ज्ञात हो, ठीक है। फिर शून्य यानी 15 का पक्षांतर यहीं कर लिया, क्योंकि इसमें कोई गुणनखंड तो है ही नहीं, ये खुद ही एक गुणनखंड है, ठीक है। तो एक और तरीका है, मैं एक और तरीका बता देता हूं कि ये अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये प्लस माइनस का कईयों को फंडा समझ में नहीं आता है ना, तो एक तरीका और है, इसे आप एक तरीके से और कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने टी स्क्वायर यहाँ है, ये टी स्क्वायर तो यहाँ है, इस 15 को मैंने क्या करा, अंडरूट में रख दिया और ऊपर क्या लगा दिया मैंने, वर्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंडरूट 15 को जब अंडरूट 15 से गुणा करते हैं तो बराबर 15 आता है। अंडरूट 15 को अंडरूट 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15। इसका मतलब अंडरूट 15 का जो वर्ग है वो 15 के बराबर है, ठीक है। तो इस 15 को मैं अंडरूट 15 लिख सकता हूं। अब ये समीकरण 3 बन गई। अब समीकरण 3 बन गई तो एक बार इसको लिख दूंगा मैं प्लस में और एक बार लिख दूंगा मैं इसको माइनस में, सरल समीकरण 3 से, जो हमने 8वीं क्लास में करी है कि अगर पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग हो तो उसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। वही शून्य निकाल लो, टी प्लस अंडरूट 15 इक्वल 0, टी बराबर 15 को अंडरूट 15 को उधर लेके गए तो अंडरूट 15 किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। इसी तरह टी माइनस अंडरूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या आ गया, प्लस का अंडरूट 15। तो ये 2 शून्य का आ गया इसके। एक तो ये तरीका है, सरल समीकरण 3 से आप गुणनखंड करके और उसके शून्य निकाल सकते हो, या फिर इस तरह पक्षांतर करके, यही पक्षांतर कर दो 15 का पक्षांतर करोगे तो अंडरूट वाली संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार मैंने प्लस में लिख दी और एक बार माइनस में लिख दी। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करनी है तो बताओ ए का मान क्या है, टी स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, तो 1, ठीक है। बी का मान क्या है, बी का मान यानी टी का जो गुणांक होगा वो बी होगा, लेकिन यहाँ टी तो है ही नहीं, टी स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए था, टी है ही नहीं, तो इसका मतलब बी का मान 0। और सी अचर पद, तो अचर पद यहाँ कौन है, माइनस का 15, ठीक है। अब वही सूत्र लिखेंगे अपने शून्यकों का, पहला शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा और बीटा कितना निकाला है हमने, ये देखो, ये अल्फा और ये बीटा मान लेते हैं। तो अंडरूट 15 में हमें जोड़ना है क्या, माइनस का अंडरूट 15, बी क्या है 0 और ए क्या है 1। अंडरूट 15 में से अंडरूट 15 घटेंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, घट गए, दोनों घट गए, तो यानी क्या आ गया 0, और इसका भी 0 में 1 का भाग दिया, इसका भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह दूसरा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणांकों के साथ संबंध सी बटे ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अंडरूट 15 को गुणा करेंगे माइनस अंडरूट 15 से, अल्फा अंडरूट 15 और बीटा माइनस अंडरूट 15। सी का मान है देखो -15 और ए का मान है 1। अब अंडरूट वाली संख्या को जब अंडरूट वाली संख्या से गुणा करते हैं, यहाँ पे देखो अंडरूट 15 को अंडरूट 15 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, हमेशा 15 आता है। यानी किसी भी अंडरूट वाली संख्या को सेम उसी संख्या को उसी संख्या से अंडरूट वाली संख्या से जब गुणा करते हैं तो उसका अंडरूट हट जाता है, तो क्या आएगा माइनस का 15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अच्छा, अब -15 में 1 का भाग दिया तो -15। तो ये गुणांकों के संबंधों की सत्यता की हमने क्या कर ली, जांच कर ली। तो यहां लिख देंगे जांच। तो इस तरह आपको ये जो सवाल है 5वां आपको करना है, चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे गुणनखंड विधि के सरल समीकरण 3 की विधि से, किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5वां सवाल आपका हो गया। अब इसके बाद है छठा सवाल। छठा सवाल है
3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो वही तरीका, ऐसी संख्या ढूंढो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 4 3 12, और जोड़ने घटाने पर क्या बचे, ये कितने x है, 1x, यानी 1 बचे। ऐसी कोई संख्या है आपके दिमाग में कि गुणा करने पर तो 12 आए और उन संख्याओं को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो 1 आए? तो बताओ, आया कुछ दिमाग में? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अगर 3 और 4 सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 और 4 तिया 12। तो इस तरह अभ्यास करोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से ये आ जाएगा। तो गुणनखंड विधि से इसको कर रहे हैं, क्योंकि 3 इसमें पद हैं, बाकी ऊपर वाले सवालों में तो 2 पद थे, इसलिए हमने उन्हें दूसरे तरीके से किया था। ये गुणनखंड विधि से हो जाएगा। माइनस का निशान है तो माइनस आएगा। अंदर क्या लेना है हमें लेना है 3 और 4, यानी 4x में से अगर 3x घटा दें तो 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 ही बचाना है। -4 बराबर क्या रखेंगे, 0। अब कोष्टक को खोलेंगे, 3x², कोष्टक खोला तो माइनस का 4x, 3x हो गया प्लस का, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा -4। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन आ गया x, ठीक है, x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 3x -4। इसी तरह इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है तो हम क्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे कॉमन, ठीक है। क्यों प्लस का लेंगे, ताकि ऐसी ही संख्या यहां बच जाए, क्योंकि माइनस का ले लेते हैं तो निशान चेंज हो जाएंगे। अब इसके 2 गुणनखंड आ गए, क्या आ गए, एक तो 3x -4 और एक गुणनखंड आ गया x + 1। अब इसके शून्य निकाल लो। यदि 3x -4 बराबर 0 हो तो 4 का पक्षांतर करेंगे, 4 किसका हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का। अच्छा, अब 4 के बटे में कौन चला जाएगा, 3, तो 4/3 ये शून्य का आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल करते हैं अपने। x + 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, -1। तो ये तो आ गया अल्फा और ये बीटा, या इसको अल्फा इसको बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 शून्य हमने निकाल दिए। अब सत्यता की अपने को करनी है जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो आप बताओ, इस बहुपद में a कौन है, b कौन है और c कौन है? a है 3, b कौन है, b बराबर है x के साथ किसका गुणांक है, 1 का, तो -1, और c कौन है, -4, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। पहला क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, यहां देखो, अल्फा 4/3, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने 4/3 प्लस बीटा है -1 बराबर b का मान -1, तो माइनस पहले से ही है, फिर -1 और लिख दिया, बटे में c का मान a का मान 3, तो -b/a। अब चूंकि ये इसके बटे में तो 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसका वही लैसे लेंगे, 3 लैसे आ गया। ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा 4। तो इसके नीचे 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये किसका आ गया, -3, 3 एकम 3, ठीक है। वही भिन्न वाले सवाल। कोष्टक खोला तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 बराबर 1/3। तो ये शून्यकों का क्या हो गया, अपने योगफल। अब दूसरा क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है, 4/3 इंटू माइनस का 1 बराबर c का मान -4,
ए का मान 3। अब एक को इसके साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, लेकिन ये एक माइनस का है तो इसलिए निशान चेंज हो जाएंगे इसके। तो 4/3 किसका आ जाएगा? माइनस का 4/3 आ जाएगा, क्योंकि एक के साथ गुणा हुआ है। ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो ये गुणांकों के बीच सत्यता की हमने जांच कर ली है, दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हमारे ये जो शून्यक हैं बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसके बाद ये इसके तो कुल 4 सवाल थे जो हमने पूरे 6 सवाल थे जो हमने पूरे कर दिए हैं। अब हम इसी का ही दूसरा सवाल करेंगे। प्रश्न दूसरा। इस प्रश्न दूसरे में जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो कि लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए। तो दूसरे सवाल में हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है ना। पहले वाले सवाल जो इससे पहले किया था हमने, उसमें हमें बहुपद दिया हुआ था और हमने उसके बदले उसमें शून्यक निकाले थे। अब की बार क्या दे रखा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। इनकी सहायता से हमें बहुपद ज्ञात करना है। जैसे कि आप जानते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब द्विघात बहुपद होता क्या है? तो द्विघात बहुपद किस रूप में होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा x से, फिर अल्फा इंटू बीटा। अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तो हम इस सूत्र की सहायता से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। आपको केवल ये सूत्र याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है, अगर ये याद कर लेते हो तो आप बड़ी ही आसानी से दूसरा सवाल कर पाओगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मुश्किल के। ठीक है। जैसे मैं एक पहला सवाल देखो क्या दे रखा है, 1/4 और दूसरा -1। तो इसमें देखो 1/4 कौन है? 1/4 है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और -1 क्या है? गुणनफल। तो इसका मतलब यहां हम किस तरह करेंगे सवाल, उसको देखो। दिया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। ये दो दे रखे हैं हमें। इन दोनों को बस इसमें अप्लाई कर देंगे, इस समीकरण के अंदर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम इसी सवाल को हल करते हुए, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें इसको अप्लाई कर दो, x² का x² आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या? 1/4। तो यहां लिख देंगे 1/4 का गुणा x के साथ, अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा है -1। बस, यानी इस समीकरण के अंदर, इस सूत्र के अंदर हमने इसका अप्लाई कर दिया। अब आगे सिंपल सा है, x² माइनस x का गुणा 1/4 से किया गुणा, तो क्या आ गया? x/4 प्लस माइनस का 1। ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद बन गया। लेकिन बहुपद जो होते हैं उसमें चूंकि x जो होता है वो बटे में जो 4 होता है वो नहीं होता, तो हम इस 4 को हटाना है। तो सिंपल सा इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबको 4 से गुणा कर दो, सभी को 4 से गुणा करने पर। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक को 4 से गुणा करने पर। तो इसको 4 से गुणा किया, क्या आ गया? 4x²। ठीक है। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x। इसको 4 से गुणा किया -4। तो ये आंसर आ गया। ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, बस
इस समीकरण को याद रखो और इस समीकरण में जो दे रखा है योगफल और गुणनफल उसको अप्लाई कर दो और आपका बहुपद आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा परिणाम उसकी दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो पहला सवाल किया था जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल का हमने संबंध ज्ञात किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी। इसमें सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र को याद रखोगे तो ये सवाल आपका बहुत आसान बन जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल दे रखा है योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो वही अप्लाई करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा x से प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसमें x² का तो x² आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो यहां लिखा हमने √2 का गुणा x से प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा कितना 1/3, तो हमने 1/3। अभी x² का x² √2 को x से गुणा किया तो √2x प्लस 1/3, तो ये बहुपद हमारा आ गया। चूंकि बटे में 3 है तो इस 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक को 3 से गुणा करने पर, इसको भी 3 से गुणा किया 3x², इसको भी 3 से गुणा किया 3 √2x आ गया, और इसको जब 3 से गुणा किया, देखो इसको 3 से गुणा किया तो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 1, 3 से 3 हट गया, क्या बच गया 1, तो ये बहुपद आ गया। तो इस तरह हमने ये बहुपद ज्ञात कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर हमें ये समीकरण पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल देखो, योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5, तो ये भी उसी तरीके से होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। पहला योगफल दे रखा है और दूसरा गुणनफल दे रखा है, उसने क्रम खुद ही लिख दिया है कि पहला योगफल है और दूसरा गुणनफल है, तो वही लगाएंगे द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। हर सवाल में आप जब ये सूत्र लिखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x² तो x² का ऐसे कैसे ही आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। अब इसका गुणा किया 0 के साथ, ये तो ऐसे कैसे आ गया, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 आता है, तो इसका मतलब इस x को भी इसने क्या बना दिया 0, और 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 0 हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिख देंगे √5। तो ये द्विघात बहुपद उत्तर आएगा, क्योंकि इसका तो 0 बन गया और 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुपद हमारा बहुपद जो है ये निकल गया। ठीक है, इसी तरह चौथा सवाल, चौथे सवाल में है योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, यानी कि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा x से प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो ऐसे का ऐसे ही आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, चलो 1 लिख देता हूं मैं, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1। अब इसको हल करते हैं अपने आगे, x² 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है, तो x का x आ जाएगा प्लस 1, तो ये हमें बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह 5वां सवाल करेंगे, बिल्कुल आसान है।
योगफल -1/4 दे रखा है और गुणनफल +1/4 दे रखा है। ठीक है, तो क्या दिया है? दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा +1/4। तो वही द्विघात सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, यही वाला सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सूत्र यहाँ लिख देना, मैं सीधा ही कर रहा हूं इसको। ये सूत्र लिखने के बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4, x के साथ गुणा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। अब इसका गुणा करेंगे अपने x², x का गुणा किया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, 1 का x से गुणा किया x/4 और ये भी 1/4। अब बटे में 4 है, इस 4 को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे? प्रत्येक को 4 से गुणा करने पर, प्रत्येक को 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा किया तो 4x²। ठीक है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसके बटे में 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x। इसमें भी 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। तो ये द्विघात बहुपद आ गया, सिंपल सा है। इसी तरह छठा सवाल, छठे सवाल में देखो दे रखा है 4 तो योगफल है और 1 गुणनफल है। ठीक है, कोशिश करो कि आप अपने आप निकालो तो आपको आसानी से आ जाएगा। प्रैक्टिस की जरूर आवश्यकता है, चाहे कितना ही आसान सवाल क्यों नहीं, अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही द्विघात सूत्र लिखेंगे हम। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा x से प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या आ गया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है 4, 4 का गुणा x से अल्फा इंटू बीटा 1। ये तो बिल्कुल ही आसान है। x² 4 का गुणा किया 4x प्लस 1, तो ये द्विघात सूत्र आ गया। ठीक है, तो आपकी ये प्रश्नावली 2.2 इसी के साथ पूरी होती है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।